क्या अब माओवाद की आखिरी सांसें हैं या ये सिर्फ छलावा है जो कहा जा रहा है? दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ आवाज उठाने वाले 22 छात्रों को पुलिस ने जेल में डाल दिया। आरोप क्या? माओवाद। दरअसल प्रदर्शन में माओवादी नेता मांडवी हिडमा के नाम पर नारे लगाने से शुरू हुई ये कहानी अब पूरे देश में माओवाद की चर्चा को फिर से सुलगा रही है। आज हम खोलेंगे माओवाद की उन गहराइयों को जहां प्रदूषण के विरोध में भी माओवादी विद्रोह जुड़ जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे 22 छात्रों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने माओवादी नेता मांडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। नारे क्या थे? हिडमा अमर रहे और कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। पोस्टरों पर हिडमा की तस्वीरें, पुलिस पर चली जो चिली स्प्रे का आरोप था वो भी लगाया गया और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की धाराएं और गिरफ्तारी हुई। सरकार कह रही है कि मार्च 2026 तक भारत माओवाद मुक्त होगा। रोजाना सरेंडर करने की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन असंतोष, जल जंगल जमीन का मुद्दा क्या नई आग भड़का सकता है? क्या माओवाद सचमुच खत्म होने वाला है या ये बस एक छलावा है, जो कि मैंने शुरुआत में कहा। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह, जो बेबाकी से खोलेंगे इस मुद्दे की परतें, राजनीति की सच्चाई, माओवाद की जड़ें और भविष्य की झलक, सब कुछ। चलिए उन्हीं से जानते हैं, क्या माओवाद की ये आखिरी सांसें हैं या ये फिर जिंदा हो सकता है फिर से? क्या और क्या ये माओवाद की असली जड़ है? जड़ क्या है? क्या ये केवल हिंसा का मुद्दा है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यदीप का खास शो सवाल शीतल पी सिंह से। यहाँ बेबाक अंदाज में करेंगे सियासत की परतों का पोस्टमार्टम और निकालेंगे असली सच। शीतल सर। देखिए, पिछली सदी में 1917 में जब रूस में क्रांति हुई और 1950 में चीन में माओ के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, ये दुनिया की बहुत बड़ी घटनाएं थी। मनुष्यता के इतिहास में इस तरह से आप जिसे कहें आमूल चूल परिवर्तन की जो बहुत सारी बातें हमेशा की जाती हैं और की जानी चाहिए। समाज में परिवर्तन एक नियम है, मतलब प्रकृति का नियम है और वो चीज़ें अपने आप हम चाहे न चाहे होती रहती हैं। जो आज से 200 साल पहले था वो आज नहीं है, अगले 200 साल बाद शायद वो नहीं होगा जो आज है। तो ये तो एक परिवर्तन तो नियम है ही है, लेकिन कई उसमें बीच-बीच में चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको इतिहास दूसरी तरह से दर्ज करता है। पिछली सदी में ये मनुष्यों का एक प्रयास दुनिया भर को नए सिरे से अपनी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनके बारे में सोचने समझने पर मजबूर कर गया। आज विचार के स्तर पर दुनिया 2 भागों में साफ-साफ बँटी हुई है। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधे-सीधे है कि या तो वामपंथ है या दक्षिणपंथ है। बीच में उसमें संतुलन साधने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं, लेकिन वैचारिक आधार यही 2 हैं, इन्हीं में झूला झूलता रहता है और कई बार इनको या उनको, इनके या उनके साथ जोड़ने की बात होती है। भारत में भी वामपंथी आंदोलन आज़ादी की लड़ाई के समय से रहा, क्योंकि दुनिया भर में उस समय उसका असर था, तो भारत उससे अछूता कैसे रह सकता था? हमारे तमाम स्वाधीनता संग्राम के नायक जो रहे हैं, वो उससे प्रभावित रहे। शहीद आज़म भगत सिंह को के बारे में बहुत सारे दस्तावेज़ों से लिखा गया है कि जब वो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे, तो लेनिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने जो 1-2 पर्चे लिखे हैं, उसमें उस भाव को हम पाते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने उस दल का नाम जो क्रांतिकारी दल था उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, वो सब उसी धारा में जाता हुआ मिलता है। साहित्य में और संस्कृति में बहुत सारे क्षेत्रों में हमने इस तरह की भावना का असर देखा है, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई से बाद में चला आया। जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, दुनिया की तरह उनमें भी यहाँ बहुत से वैचारिक मतभेद आपस में भी रहे। एक तो ठीक है, जो लोग हैं उनके खिलाफ जो मतभेद है, लेकिन उनके आपस में भी कि वो अपना राजनीतिक काम कैसे करें, इसको लेके बड़े मतभेद थे। तेलंगाना में जब निजाम के शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के वक़्त एक जन विद्रोह पैदा हो गया था, उस समय ही वो 2-3 धाराएँ हमारे सामने प्रकट होती हुई मिलती हैं। और जो बाद में 1967 में हमने देखा कि एक नक्सलवादी आंदोलन इस देश में पैदा हुआ, जो भूमि सुधारों के लिए, आदिवासी हकों के लिए और शोषण के खिलाफ हिंसक विद्रोह में सामने आया। बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन आंध्र, उड़ीसा, केरल, बिहार, बहुत सारी जगहों पर उसने अपना असर डाला और देश के बहुत सारे नौजवान, उस समय विद्यार्थी खासकर, उस आंदोलन में कूद पड़े।
उसमें वर्ग शत्रु का सफाया जैसा एक नारा उन्होंने चलाया था। और 70 तक 67 से 70 तक इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा। उसके बाद सरकारी तौर पर इसका मुकाबला शुरू हुआ और श्रीमती गांधी ने उस समय एक ऑपरेशन चलाया था। जैसे आज जो कुछ हो रहा है ये उसकी पुनरावृत्ति नजर आती है। और 1972-73 तक इस आंदोलन के तमाम नेता, इनके जो सबसे प्रमुख नेता चारू मजूमदार थे, वो भी 72 में पकड़े गए, फिर उनको जेल में उनकी मृत्यु हुई। उन कारणों पे बहुत सारी बातें हैं और असंख्य लोग मारे गए। असंख्य इसलिए कि हजारों कार्यकर्ता मैं कह सकता हूँ। वो लोग उस जमाने में हिंसा पहले उन्होंने शुरू की, फिर सरकार ने जब उसका प्रतिकार किया और एक ऑपरेशन चलाया, उसका मैं नाम ढूंढ रहा था अभी, जो श्रीमती गांधी ने चलाया था। तो वो इसी तरह से जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान जो प्रशासन है उसके गृह मंत्री जिस तरह से उसको उन्होंने टारगेट किया है कि इस तारीख को हम खत्म कर देना चाहते हैं, मार्च 26 तक, उसी तरह से उस समय लक्ष्य लिए गए थे। और उस आंदोलन के बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा कि उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग जेलों में रहे, बहुत सारे उसके आंदोलन के जो वैचारिक बहस थी उसमें टुकड़े हो गए। 30-40 ग्रुप उस जमाने में इससे निकल गए थे। इस सब को वापस आप कह सकते हैं कि उस समय तो लगा कि यह खत्म हो गया, क्योंकि सारे शीर्ष नेता वगैरह जितने थे कुछ लगभग पकड़े मारे जा चुके थे और सब जगह जो भी उनका प्रभाव था वो खत्म लग रहा था। लेकिन फिर समय लगता है, 2000 तक आते आते हमने पाया कि फिर से इसने एक उभार लिया और कई ग्रुप्स थे। आंध्रा में एक ग्रुप था, बिहार में कई ग्रुप थे, बंगाल में ग्रुप थे, कुछ विद्यार्थियों और आप बुद्धिजीवियों के बीच भी उनका समर्थन था। सब मिलजुल के फिर हमने इनके कई स्वरूप देखे। लेकिन बाद में हमें 2000 के बाद हमने इसे 2004 तक एक यूनिफाइड संगठन के रूप में, जिसे उन्होंने अपना माओवादी संगठन कहा। इस बार पहले वो नक्सलवादी कहलाता था, लेकिन 2004 के बाद ये और 2002 के ही बाद से ये माओवादी संगठन कहलाने लगा। और इसमें प्रमुख भूमिका हो गई जो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कुछ ग्रुप्स थे जो ज्यादा प्रभावशाली थे। लेकिन उन्होंने बिहार में एक एमसीसी नाम का ग्रुप था, झारखंड में कुछ ग्रुप्स थे, पीपुल्स वार ग्रुप और अन्य बिहार के ग्रुप थे। इन सब लोगों को मिला के एक, आप कह सकते हैं, एक नई पार्टी ही बना ली थी उन्होंने, लेकिन अंडरग्राउंड। अपने हथियारबंद संघर्ष को उन्होंने ज्यादातर उन क्षेत्रों में केंद्रित किया जहां जो वन आच्छादित है, जहां माइंस को लेके, यानी सरकारें चाहती हैं जो भी होती हैं, बहुत सारे हमारे देश के पूंजीपति उसमें जो उद्योग धंधे हैं और सरकारी उद्योग भी वहां लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहां खनिज है और लौह अयस्क हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इन्हीं क्षेत्रों में कोयला है और कई अयस्क हैं दरअसल। तो उनको निकालने के लिए उद्योग वहां आना चाहता है, सरकारें लाना भी चाहती हैं, लेकिन उसमें प्रतिवाद हुआ क्योंकि बहुत सारे जंगल वगैरह काटने पड़ते हैं और सड़कें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सा प्राकृतिक नुकसान होता है। तो जल जंगल जमीन जो ये नारा निकला है, ये उसी में से निकला है कि जंगल जमीन बचाने के लिए आदिवासियों ने हथियार उठाया। लेकिन उसके पीछे ये माओवाद था जिसने उनको संगठित किया और इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक, आज तक खींच के लाए। 2000 से 2004 से लेके अब आप 2025 में बात कर रहे हैं, तो इस समय आखिर में और 2026 में इसको खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा फेज है। पिछली सदी में एक फेज खत्म हुआ था श्रीमती गांधी के जमाने में, फिर उसको पुनर्गठित होने में 16-17 साल लगे, फिर वो उसने 15-20 साल हाहाकार मचाया, बहुत सारे सुरक्षा बलों के लोगों को मारा, कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप एक आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ में साफ हो गई और बहुत सारे नेताओं को और अन्य लोगों को मारा। बहुत सारे उनके समर्थक, इसके बावजूद कि ये प्रतिबंधित संगठन रहे हैं और इन पर हमेशा जो भी सरकारें रही हैं उनकी आंख रही है, विशेष बल बनाए गए हैं बहुत सारे, जो इनसे, जैसे आंध्रा वगैरह में ग्रेहाउंड नाम का ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अभी वो हिडमा नाम के जो आदिवासी उनके माओवादी नेता थे उनको एनकाउंटर में मारा है। तो इस तरह के कई ग्रुप्स बनाए गए। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के बहुत से जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर ग्रुप्स हैं। देश में जो अर्धसैनिक बल हमारे सीआरपीएफ खासकर, उसको बड़े पैमाने पर वहां तैनात किया गया है
और लगातार वो कोबरा नाम का एक संगठन बना हुआ है सुरक्षा बलों का। तो ये सब मिलजुल के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक ज़माने में बताया जाता था कि इनके पास करीब 20,000 लड़ाके थे, इन सारे लोगों के पास। ये यूपीए 1-2 में आप कह सकते हैं। मनमोहन सिंह जी भी कहा करते थे जब प्रधानमंत्री थे कि देश के लिए ये सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है। तो उस समय माना जाता था कि इनकी करीब 1400-1500 करोड़ की उगाही है इनकी सालाना, यानी इनका अपना बजट था। और ये विभिन्न उद्योगों से और कुछ नशे के व्यापारियों से भी और अन्य स्रोतों से इतना मतलब इतना कलेक्शन कर लेते थे। और इसके बाद ये एक पूरी सेना 18-20 हजार लोगों की रन कर रहे थे। ऐसी उस जमाने में अध्ययन करने वाले बहुत से पत्रकारों ने, राहुल पंडिता उसमें से प्रमुख है, और अन्य लोगों ने बहुत बार इस पर रिपोर्ट किया है, किताबें लिखी हैं और इस पर बातचीत की है। जो उनका इंटेलेक्चुअल सपोर्ट था, वो चूंकि मैंने बताया वामपंथ में 3 धाराएं हो गई थी। एक धारा जो थी वो बाद में जैसे हमने पाया कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थी। एक धारा थी जो कांग्रेस के विरोध में थी लेकिन नक्सलों के विरोध में थी, जो सीपीएम के रूप में है। और एक ये जो नक्सलवाद या माओवाद है, तीसरा, जो कहती थी कि परिस्थितियां क्रांति के अनुकूल है और उन्होंने अपने हिसाब से क्रांति की लड़ाई छेड़ दी थी। तो ये 3 धाराएं हमारे यहाँ वामपंथ की उसमें से निकली। तो इनमें चूंकि ये प्रतिबंधित संगठन था तो इससे जुड़े हुए लोग ज्यादातर अपने को पर्दे में रखते थे या सामने नहीं आते थे या गोलमोल बातें करते थे। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समर्थन करते भी थे। और इनमें से एक बड़ा नाम है, वो साईं बाबा करके एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो अपाहिज थे 90% के लगभग। और वो इनके विचारों के समर्थक थे। उनको पुलिस ने निरुद्ध भी किया था और बाद में वो हाई कोर्ट से छूटे। और लेकिन काफी समय तक जेल में रहने से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के कुछ कई कई जगह कुछ छात्रों के संगठन वगैरह भी ऐसे समझ में आते हैं जो इनसे जुड़े रहे हैं। छोटे छोटे, बहुत छोटे पॉकेट्स आप कह सकते हैं। कई इंडिविजुअल पत्रकारों वगैरह को इनका हमदर्द माना गया है। आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में सैकड़ों पत्रकार जो हैं वो इनके मामलों को कवर करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में ये कम आता है, लेकिन वहां तो ये उनको देखने वाले असंख्य हैं। उनके वीडियोस को देखने वाले, उनको सुनने वाले, और उनको एक नैतिक समर्थन आदिवासी समाज में प्राप्त है। ऐसा लगता भी है जैसे हिड़मा की मृत्यु के बाद आपने देखा कि उन बहुत भीड़ आई, बहुत लोग वहां देखने गए उसको। इस सब के बावजूद कि वो प्रतिबंधित संगठन है, वो निशाने पे आ सकते थे, लेकिन वो खतरा उठा के लोग आए। उसका समर्थन है। कांग्रेस की एक आदिवासी युवती स्पोक्स पर्सन ने भी उसको लाल सलाम लिख दिया, बाद में उसने विड्रॉ किया, उसको पार्टी ने निकाल दिया। तो ये सब है, मतलब उनका एक समर्थन छोटा मोटा रहता है। और वो हमने अभी देखा है दिल्ली में कि ये जो प्रदूषण के मामले में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कुछ युवा और युवती जो है वो मतलब मामला प्रदूषण का था, लेकिन एकाएक वो हिड़मा से संबंधित नारे लगाने लगे और इस तरह की बातें करने लगे और उन्होंने पोस्टर वोस्टर लहराए। आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों पर जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, कोई स्प्रे स्प्रे भी किया। अब उन पर गंभीर धाराओं में सरकार ने मुकदमे दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया है। शायद 22 लोग अरेस्ट हैं। पता नहीं ये सब के सब उस से समर्थन में है या नहीं है। खैर पुलिस जानती होगी, जब डिटेल्स आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं, अभी उनकी जमानत भी पहले लेवल पे ठुकरा दी गई है और नहीं पता कि वो कितने दिन जेलों में रहेंगे। अभी ये बिल्कुल युवा बच्चे हैं। मेरा ख्याल है जो नया हमने बीएनएस कानून बनाया है, जिसकी बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे कानूनविदों ने सवाल उठाए हैं कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष नहीं है। और वो उसका पहली बार प्रयोग हम इस तरह से होते हुए देखेंगे। इस मामले में वो धाराएं लगाई गई हैं जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और शायद जमानत मिलने में भी समय लगेगा, ये कठिनाई होगी। नीचे के लेवल पे सेशन कोर्ट्स तक जमानतें नहीं मिलेंगी। उन्हें लगता है हाई कोर्ट्स वगैरह जाना होगा और कहीं सुप्रीम कोर्ट भी न जाना पड़े। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। लोकतांत्रिक देशों में ऐसी धाराएं हमेशा रहती हैं जो असहज करती हैं। विचार विमर्श की एक धाराएं होती हैं और बहुत सी धाराएं बिल्कुल इस तरह की भी होती हैं जैसी ये है।
जो असहज करती हैं, लेकिन उनको स्वीकार किया जाता है। और जैसे इस मामले में भी जो हमारा अभियान चल रहा है, उसमें हमने 4-5 बिंदु रखे हैं। एक कि जो लोग सरेंडर कराने पर ज़्यादा जोर है कि वो जो इस आतंक के रास्ते पे चले हुए हैं, माओवादी रास्ते पर, वो अपने हथियारों समेत सरेंडर कर दें, तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए भी उसकी घोषणाएँ हैं। और अभी जो आप बात कर रहे हैं, इस समय एक बड़े दल के वहाँ जो लोकल यूट्यूब चैनल्स हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अपडेट करते हैं। एक बस्तर टाकीज़ करके है, मैं उसे 3-4 दिन से इस कार्यक्रम के लिए फॉलो कर रहा था, इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर वहीं से मिली। तो उससे पता लगा कि एक बड़े धड़े ने ऑलरेडी महाराष्ट्र में सरेंडर करने के लिए वो पहुंच गए हैं। वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। उसमें मुख्यमंत्री के सामने वो हथियारों सहित काफ़ी एक बड़ा ग्रुप है, उसमें एक उनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर का भी नाम आ रहा है। और ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही कि इनके बीच फिर इस सवाल पर कि सरेंडर करें न करें काफ़ी डिवीज़न है। तो कुछ लोग सरेंडर की अपील कर रहे हैं और कुछ लोग सरेंडर को गद्दारी बता रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे पर्चे वहाँ के यूट्यूब चैनलों पर जो वहाँ छत्तीसगढ़ में और झारखंड में हैं, उनमें ये सब सूचनाएँ आ रही हैं। तो अब ये ठीक है कि एक बार हम फिर देख रहे हैं कि ये हथियारबंद दस्तों का पराभव हो रहा है, लेकिन वो विचार है अभी। अब ये जिन बच्चों को आपने ये युवक-युवतियों को जो इस तरह से अरेस्ट किया है, तो आप एक तरह से एक नई पौध को अगर आप जेलों में इनको रखेंगे, तो हो सकता है कि जो अभी इनके विचार बहुत प्राइमिटिव लेवल पे हों, शुरुआती लेवल पे हों, जैसे लोकतांत्रिक व्यवहार से हम शायद उसका परिमार्जन कर सकें, उसकी जगह हम इन्हें कट्टर बना के वापस समाज में ले जाएँगे। और इस तरह की ये चीज़ें प्रशासन अपनी-अपनी तरह से हर समय का सोचता है। एक ज़माने में हम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि वो पैदा हुए और अब हमने फिर किया है, हमें नहीं मालूम कि फिर वो आगे किस तरह से सामने आएगा या गायब हो जाएगा। लेकिन जो वैचारिक सवाल होते हैं, वो विमर्श से ही खत्म किए जा सकते हैं। ये अनुभव है मनुष्यता का। लेकिन प्रशासन बहुत जगह दूसरी तरह से सोचता है और उसके फिर बाद में आने वाले लोग जो है, आने वाला समय जो है, उसकी कीमत चुकाता है। लेकिन फिलहाल ये हमारे सामने अभी फैक्ट्स हैं कि माओवाद अपने आखिरी चरण में उसका जो एक तरह से कहें कि हिंसक आंदोलन था, वो लग रहा है कि इस समय वो अपने आखिरी चरण में है और संभवतः इस डेडलाइन से पहले उनमें से तमाम लोग या तो सरेंडर कर चुके होंगे या मारे जा चुके होंगे, जैसा हमने 1972-73 में देखा था। लगभग उसी का हम लोग एक रिपीट इस समय देख रहे हैं। बिल्कुल, तो जो 1971-72 में देखा था उसका रिपीट है। और जैसा कि शीतल सर ने कहा कि उसके बाद फिर से आगे बात बढ़ी, तो अब यही कह सकते हैं जो कि शीतल सर ने कहा कि रिपीट है, अब रिपीट दोबारा आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और सबसे सही बात जो मुझे लगी एंड में कि ये विचारों का जो है विमर्श से सही किया जाता है, और ऐसे करेंगे तो हो सकता है जैसे कि अभी आपने जेल में डाला, शीतल सर ने कहा कि हो सकता है अभी बहुत शुरुआती हो, उसके बाद वो बहुत ही कट्टर बन के निकले। तो जो भी है शीतल जी ने आपको समझा दिया। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.